एक तो हिंदू खतरे में है, जो 2014 से पहले हिंदू खतरे में ही नहीं थे क्योंकि मोदी जी की सरकार नहीं थी। मोदी जी की सरकार ने आके इतनी ज्यादा मेहनत की है हिंदुओं को खतरे में डालने के लिए और वो सफल भी हो गए। अब तो हर हिंदू खतरे में है। सिर्फ अब सुरक्षित कौन है देश में? SC ST OBC और मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बहुत ही सुरक्षित हैं। हिंदू तो जो बचे हुए जो बच जाते हैं देश की जनता में, वो हिंदू वो तो बेचारे पूरे के पूरे खतरे में आ गए 2014 के बाद। धर्म के नाम पे लड़ाने का काम करते हैं, बटोगे तो कटोगे, ये सब बातें करते हैं, बेटियां उठा के ले जाएंगे, ये सब जो बदतमीजी की बातें कर रहे हैं। तो 238 का क्या हुआ? यही तो हमारा सवाल है। कुछ नहीं हुआ ना, नंबर से कुछ नहीं हुआ। ये और शर्म की बात है, और ये शर्म की बात इसलिए नहीं है कि उनके लीडर्स ऐसे हैं, लेकिन जो उनके स्लीपर सेल्स हैं, इसीलिए हम टारगेटेड लड़ाई लड़ते हैं हमेशा। खुशी की बात तो तब होती जब जनता के वोटों से जनता की सही नुमाइंदगी करके तब सीटें आती। वो आती बीजेपी की 50 के आसपास और बीजेपी के खिलाफ करीब 500 के आसपास। वो सही चुनाव का रिजल्ट होता तो हम जैसे लोग तो तभी खुश होते। लेकिन अब इसके बाद भी जो जनता में भी थोड़ी सी नाराजगी भी थी सभी विपक्ष की पार्टी के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने चुनाव के दौरान भी एकदम ढुलमुल रवैया रखा। ये तो जनता ने ही ना सिर्फ RSS और बीजेपी के काडर वोटों को हराया, उनकी बेईमानी धोखाधड़ी को हराया, बल्कि मशीनों को भी हराया। तब 238 थाली में सजा के दे दी। उसके बाद रवैया क्या है? वही ED, वही CBI, वही धमकियां, वही हत्याएं। अब तो एक नया प्रोग्राम भी शुरू हो गया है। ED CBI इनकम टैक्स ही नहीं, अब तो लॉरेंस बिश्नोई नाम का एक संस्था भी शुरू कर दी है RSS और बीजेपी ने, धमकाने के लिए, डराने के लिए। बाबा सिद्दीकी को मरवा दो, ये काम करा दो। अडानी जी की किसी धारावी की जो प्रॉपर्टी में गड़बड़, मतलब वो कुछ रुकावट आ रहे थे तो लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेके मरवा दो। तो ये जो नई एजेंसी भी पैदा कर ली है लॉरेंस बिश्नोई के नाम की, जिसकी गूंज यहां ही नहीं कनाडा तक आ रही है। तो ये तो बढ़ गया ना। 238 का कोई फायदा नहीं हुआ और चुप बैठे हैं सब। हमारे देश के जो बड़े बड़े कलाकार हैं, सलमान खान टाइप, वो भी चूहे की तरह दुबक के बैठे हैं। और विपक्ष के जो आप देख ही रहे हैं विपक्ष के क्या हाल हैं। तो ये 238 का कोई फायदा नहीं हुआ जब तक 238 सड़क पे ना नजर आए। मोदी जी और अमित शाह जी की अडानी, यूसुफ लुलू और अंबानी की कौन सी चोरी रुक गई है इस 238 से? वो है सवाल। कोई चोरी नहीं रुकी है। हरियाणा में तो फिर वही वोटों की चोरी हो रही है। तो हरियाणा जम्मू कश्मीर में वही वोटों की चोरी है। और मुझे पूरा भरोसा है कि अब ये आंदोलन अगर हम बंद कर देना ये मशीनों के खिलाफ, तो महाराष्ट्र में 90% सीटें आएंगी भारतीय जनता पार्टी और उनके अलायंस की। झारखंड में भी 90% सीटें आएंगी। यूपी में भी 90%। 8-9 पे हो रहा है चुनाव, 8 या 9 सारी जीत जाएंगे अगर हम ये आंदोलन कम कर दें हम लोग। तो इसीलिए ये सब बेकार की बातें हैं। मैं यही कह रहा हूं राहुल गांधी जी से भी, खड़गे जी से भी। और इसके बाद हम अखिलेश जी के घर के बाहर भी जाएंगे, मतलब 15 के बाद मायावती जी के घर के बाहर भी जाएंगे, ममता बनर्जी साहिबा के घर के बाहर भी जाएंगे, शरद पवार और सभी विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टीज के घर के बाहर जाएंगे कि अपने अंदर के स्लीपर सेल्स को निकाल फेंको और आओ सब लड़ाई लड़ो। सर आप बड़े वकील हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी, आप आंदोलन क्यों कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने ही मुझे, मतलब सुप्रीम कोर्ट के कई जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने एक के बाद कहा है कि जो वकील हैं उनकी जिम्मेदारी सिर्फ अदालतों में केस लड़ने की नहीं है, उनकी जिम्मेदारी सोशल वर्क में देश का संविधान बचाने के लिए लीड लेने की भी है। ये जब चीफ जस्टिस कोई कहते हैं, रमन्ना साहब ने अमेरिका जाके कहा था, दूसरे भी चीफ जस्टिस कई कह चुके हैं और आज के हालात में कहते जा रहे हैं बार बार। तो आप लोगों को इशारा समझ लेना चाहिए। मैं जो जजेस का दर्द है उसको समझ के उस इशारे को पकड़ के सड़कों पे हैं सर, सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी बहुत ज्यादा। 2018 में 4 सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस ने ना भूतो उससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का ऐलान किया था कि हम लोगों के ऊपर दबाव है। और कौन सा सबूत चाहिए? चंद्रचूड़ और खन्ना जी में क्या खास फर्क देखते हैं आप? नहीं, अभी तो देखिए हम लोग तो क्योंकि आंखों पे पट्टी बांध के रखते हैं, हमने वो पट्टी खोलना फ्रॉड था, एक बहुत बड़ा फ्रॉडुलेंट काम था। अब इसका मतलब ये देख के काम होगा, जजेस को ये एक्सपेक्ट करते हैं। चंद्रचूड़ साहब तो खैर करते ही थे, वो ये उन्होंने बता भी दिया कि अगर कोई RSS का व्यक्ति खड़ा है, अडानी अंबानी यूसुफ लुलू खड़ा है, तो एक तरह की जजमेंट आएगी, क्योंकि वो तो देखते हैं ना ये है। और कोई गरीब आदमी खड़ा है, कोई अपोजिशन पार्टियां खड़ी हैं, तो वो दूसरी तरह का न्याय होगा। वो तो इसीलिए उन्होंने पट्टी उतार भी दी।
लेकिन चंद्रचूड़ साहब और खन्ना साहब के जब कारनामों को कंपेयर करते हैं, हमारी किसी व्यक्तिगत से तो किसी से कोई अदावत नहीं है, हाँ अगर इनकी लेगेसी देखी जाए, इनका बैकग्राउंड देखा जाए, तो चंद्रचूड़ साहब के जो वालिद थे वो 7 साल तक चीफ जस्टिस रहे थे और उनके ऊपर इल्जाम लगते रहते हैं कि वो जमीर फरोश थे। और इनके चाचा खन्ना जी के, और खन्ना जी के जो पिता समान चाचा थे, उनके लिए मेरे जैसे लोग भी, और मैं बहुत कम लोगों को सलाम करता हूं, मेरे जैसे लोग भी सलाम करते हैं, क्योंकि उन्होंने उस समय इमरजेंसी में इंदिरा जी जैसे मजबूत प्रधानमंत्री के खिलाफ अकेले जजमेंट दी थी जाके। जज लोया को मेरे जैसे लोग, भले ही वो आज दुनिया में नहीं है, लेकिन उनसे बड़ा जज कोई नहीं है, वो किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज से भी बड़े थे जज लोया, क्योंकि उन्होंने 100 करोड़ रुपए 150 करोड़ रुपए ठुकराए इंसाफ की खातिर, अपनी जान गंवाई, ना पैसे लिए ना डरे। तो जज लोया और जस्टिस एच.आर. खन्ना, तो जो संजीव खन्ना साहब हैं, उनकी जो लीगेसी है, जो उनके लीगेसी तो नहीं कहूंगा, उनके परिवार की जो लीगेसी है वो बहुत अच्छी है, और चंद्रचूड़ साहब की बहुत ही ज्यादा खराब और घटिया है। अब आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। बिल्कुल खतरा किससे होता है और खतरा बचाने का काम किसका होता है? सरकार का। तो अमित शाह जी होम मिनिस्टर है तो देश की हर एक बेटी को खतरा तो होगा ही, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो देश की हर एक बेटी को तो खतरा होगा ही। हाँ हाँ, तो घुसपैठियों को रोकने की जिम्मेदारी किसकी होती है? माननीय परम आदरणीय होम मिनिस्टर साहब की। अब जब ऐसे नाकारा होम मिनिस्टर होंगे तो घुसपैठिए तो आएंगे ही, और ये रोकने में नाकाम है। देखिए मजेदार बात क्या है कि एक तो हिंदू खतरे में है, जो 2014 से पहले हिंदू खतरे में ही नहीं थे, क्योंकि मोदी जी की सरकार नहीं थी। मोदी जी की सरकार ने आके इतनी ज्यादा मेहनत की है हिंदुओं को खतरे में डालने के लिए, और वो सफल भी हो गए। अब तो हर हिंदू खतरे में है। सिर्फ अब सुरक्षित कौन है देश में? SC, ST, OBC और मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन बहुत ही सुरक्षित हैं। हिंदू तो जो बचे हुए, जो बच जाते हैं देश की जनता में, वो हिंदू, वो तो बेचारे पूरे के पूरे खतरे में आ गए 2014 के बाद। तो फिर भी SC, OBC हिंदू नहीं है सर। अब ये तो मोदी जी बता रहे हैं ना हमें, हम लोग तो खतरे में नहीं है। हम लोग तो मनुवादियों से लड़ रहे हैं, हालांकि मनुवादियों ने देश के सभी संस्थानों पर कब्जा कर रखा है, फिर भी लड़के हम लोग जीतने की तरफ मजबूती से कदम बढ़ा रहे हैं। खतरे में होना ना होना अलग बात है, खतरे में आ जाना जबकि सुरक्षित थे और इतनी मेहनत करके ला देना, और फिर उसके लिए बता बता के वोट भी लेना, मतलब कितने बड़े बेवकूफ होते हैं जो भी इस बात को समझ रहे हैं कि खतरे में यही लोग लाए हैं, 2014 के बाद ही खतरे में आए और उन्हीं को वोट दे रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी का काम है, मैं समझता हूँ। बार बार बोल चुका है कि विपक्ष की भूमिका हम नहीं निभा सकते, तो विपक्ष की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। सुप्रीम कोर्ट 2018 से और अभी पिछली कुछ घटनाओं से आप लोगों ने साफ तौर पे देख लिया है कि ये एक इंप्रेशन जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो सत्ता पक्ष है आज की RSS और बीजेपी का, उससे कहीं ना कहीं उसके ज्यादातर न्यायाधीश जो हैं बहुत ज्यादा दबाव में हैं, और वो छटपटाहट महसूस कर रहे हैं और एक तरीके से आह्वान कर रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑपोजिशन पार्टी से कि आप लोग आओ सड़कों पे पीसफुल आंदोलन करो, देश बचाओ। याचिका आए या आंदोलन करें? देखिए मैं तो इस बारे में, मेरा फॉर्मूला बिल्कुल साफ है, 100% क्लियर है, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। 80% लड़ाई देश बचाने की, संविधान बचाने की सड़कों पे लड़ी जाएगी, 20% अदालतों में लड़ी जाएगी। तो उसी प्रपोर्शन में, उसी प्रतिशत के हिसाब से हमें संघर्ष करना होगा। अदालत में केस डालने से कुछ नहीं होने वाला, 20% से ज्यादा कुछ फायदा नहीं होगा। संजीव खन्ना जी ने जो जजमेंट पास की थी, उसके बाद हमने एक पिटीशन लगाई थी उनके सामने कि चुनाव आयोग ने आपको धोखा दिया, सुप्रीम कोर्ट को धोखा दिया। हर वो वादा जो उस जजमेंट को लिखने से पहले 2024 की, जो ये 2024 के चुनाव के दौरान जो जजमेंट आई थी, जो संजीव खन्ना साहब की लीडरशिप में ही वो सुनी गई थी, हर वो वादा जो इलेक्शन कमीशन ने किया था उसको तोड़ा है, झूठ बोला है। इसलिए ये जो चुनाव की मशीनें हैं इनको रद्द किया जाना चाहिए। लेकिन मैं यहां एक बात और साफ कर दूं, हमारे आने के बाद, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे इस आंदोलन को मुखर रूप से ज्वाइन करने के बाद, किसी भी प्रकार की मशीन का प्रयोग बिल्कुल बैन होना चाहिए। बेकार है, धोखाधड़ी का तरीका है। चुनाव सिर्फ एक तरीके से होता है जो संवैधानिक और कानूनी रूप से लिखा हुआ है, वो है मतपत्र के द्वारा, बैलेट पेपर के द्वारा। और हमारी बात सुन के अमेरिका में जो कोशिश हो रही थी मशीनों से चुनाव कराने की, वहां भी आप लोगों ने देखा है, एलन मस्क हो या दूसरे लोग हों,
उन्होंने भी हमारे आंदोलन से सीख लेके एक प्रकार से, मैं ये तो नहीं कहूंगा पूरी तरीके से सीख ली, लेकिन क्योंकि सच तो सच ही होता है ना, यहाँ के लिए भी सच है और वहां भी सच सच ही रहेगा, तो यहाँ के लोग भी सीखेंगे ना। यहाँ देखिए, इसीलिए मैं बता रहा हूं, अमेरिका में मजबूत विपक्ष था, तो अगर मजबूती से उन्होंने लड़ाई लड़ी तो इसलिए जीता। इसीलिए हम अब विपक्ष के ऊपर ही सवालिया निशान लगा रहे हैं कि राहुल गांधी जी को अब चाहिए कि स्लीपर सेल बहुत हुआ, देश की जनता आपके साथ है, इन मशीनों के खिलाफ है, स्लीपर सेल्स को आप थोड़ा साइडलाइन कीजिए, उनको आराम करने दीजिए। वैसे भी वो आराम तलब लोग हैं, उनके कपड़ों से ही नजर आ जाता है। तो आपको विपक्ष कमजोर लग रहा? कमजोर नहीं लग रहा, बहुत ज्यादा कमजोर लग रहा है। तो 238 का क्या हुआ फिर? नहीं, 238 से क्या हुआ फिर, यही तो बात है, क्या हुआ 238 से? आप बताओ कौन सी ऐसी गतिविधि है जो आरएसएस और बीजेपी की रुक गई हो?